और लास्ट टाइम रिफ्रैक्शन में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन का डिस्कस किया था कि अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स होते हैं, तो लाइट एयर मीडियम से ट्रैवल करके, अब आप स्विमिंग पूल की एग्जांपल लो या आपके पास ग्लासेस होते हैं विंडोज में, तो जब लाइट उसके थ्रू ट्रैवल करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, उसमें एक और कॉन्सेप्ट जो आज डिस्कस करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो इम्पॉर्टेंट भी है और उसमें आपको आइडिया भी हो जाएगा कि डायरेक्शन किस एंगल से चेंज हो सकती है, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज हमने ये डिस्कस की थी कि फॉर सपोज अगर लाइट किसी ग्लास से निकलकर या किसी डेंस मीडियम से ट्रैवल करके एटमॉस्फेयर यानी एयर की तरफ ट्रैवल करती है, तो उसका एंगल नॉर्मल के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाता है। एक बात तो हमने ये की थी, ये नॉर्मल लाइन है सेंटर में, जो कि हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री पर होती है। और इसका अगर आप ऑपोजिट करते हो, फॉर एग्जांपल लाइट एयर मीडियम से ट्रैवल करके किसी ग्लास वाटर प्लास्टिक मीडियम में जाती है, तो फिर उसका एंगल डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल के रिस्पेक्ट से, इस तरह से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे रिफ्रैक्शन में, और ये दो कंडीशंस थी जिनसे रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि कौन सा मटेरियल लाइट को कितने रेशियो से बेंड कर सकता है। ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि कितने रेशियो से लाइट बेंड होगी। और अगर वो एयर से ग्लास मीडियम में जा रहा है, ठीक है, तो फिर साइन आई ओवर साइन आर फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ लिखा भी है फ्रॉम रेयर टू डेंस। रेयर का मतलब है जो लेस डेंस मीडियम होते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ग्लास से एयर या किसी भी डेंस मीडियम से एयर मीडियम का फॉर्मूला इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमने ये बात की थी कि अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप बस ये देखा करो कौन सा एंगल ग्रेटर है। जो एंगल ग्रेटर होगा उसे आप न्यूमरेटर में रखोगे। ठीक है, तो अगर आपको नजर आए डायग्राम में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है, तो आप उसे न्यूमरेटर में रखो। अगर आपको रिफ्रैक्शन का एंगल ग्रेटर नजर आए, आप उसे न्यूमरेटर में रखो। तो फिर फॉर्मूला की कंफ्यूजन भी नहीं होगी। ठीक है, खैर वो तो अभी क्वेश्चंस और भी आएंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। उससे पहले जो आज का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक पहले एक्सपेरिमेंट आप देख लो, ताकि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, और वो समझना फिर आसान हो जाएगा। फिर इसकी एप्लीकेशन पे भी बात करते हैं। आप कॉमनली ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हो अपनी डेली लाइफ में, लेकिन हमें इतना कॉन्सेप्चुअली नहीं पता होता कि एग्जैक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो इसका एक्सपेरिमेंट एक सिंपल सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसमें एक ग्लास मीडियम लिया हमने। तो एक हमारे पास डेंस मीडियम है, और सराउंडिंग में तो एयर पहले से ही मौजूद है। तो रेयर मीडियम तो आपकी सराउंडिंग में हो गया और ग्लास एज अ डेंस मीडियम काम करेगा। एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करना बिल्कुल स्टार्ट में, कि अभी लाइट बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर है। तो जब लाइट बिल्कुल नॉर्मल पर होगी ना, आप देखो यहाँ पे नॉर्मल भी लिखा हुआ है, ये नॉर्मल लाइन बनी हुई है। ठीक है, और लाइट बिल्कुल अभी इसके 90 डिग्री पर जा रही है। सरफेस के साथ देखो इसका 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जब इस तरह का सिनेरियो होता है तो लाइट हमेशा स्ट्रेट जाती है। ठीक है, जब लाइट रे नॉर्मल के रास्ते से एंटर होगी या नॉर्मल के एंगल पे एंटर होगी मीडियम में, तो फिर उसमें कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं होगा, वो स्ट्रेट जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि स्ट्रेट सरफेस में तो हम आसानी से 90 मार्क कर लेते हैं, लेकिन ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर उसमें हम नॉर्मल कभी कभार इग्नोर कर देते हैं कि शायद यहाँ पे नॉर्मल होगा ही नहीं, या उसमें कंफ्यूजन होती है कि नॉर्मल कैसे बनेगा। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ ये करना होगा कि लाइट जिस साइड से भी एंटर हो रही है, फॉर एग्जांपल लाइट यहाँ से एंटर हो रही है, ठीक है, और फॉर सपोज लाइट यहाँ से एंटर हो रही है, तो अगर लाइट किसी डिफरेंट एंगल से एंटर हो रही है और वहां पर
जो सरफेस है वो स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व है। ठीक है, एक लाइट रे फॉर सपोज यहाँ से एंटर कर रही है, एक यहाँ से एंटर कर रही है। आपने क्या करना है, जिस पॉइंट से वो एंटर कर रही है ना, बस उसको फोकस करो, बाकी कर्व सरफेस को आप इग्नोर कर दो। ठीक है। अब आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अगर बनाते हो, यहाँ से आप देखो लाइट एंटर कर रही है ना, यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन बना लो। यहाँ से लाइट एंटर कर रही है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लो। ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी नॉर्मल मिल जाएगा। यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप नॉर्मल बना सकते हो आसानी से। ये 90 डिग्री पे नॉर्मल आ गया। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि लाइट रे नॉर्मल पे ही एंटर कर रही है। ठीक है, पूरे कर्व को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइट तो एक पार्ट से एंटर कर रही है। वहां आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओ सरफेस की तरह, और उसके बिल्कुल 90 डिग्री पर आप फिर से नॉर्मल बना सकते हो। ये 90 डिग्री, और ये नॉर्मल लाइन आ गई। इसी तरह से यहाँ पर भी 90 डिग्री, क्योंकि कर्व सरफेस है ना, तो 90 डिग्री एंगल हर पॉइंट पे डिफरेंट जगह बनेगा। और ये नॉर्मल। तो यहाँ पे भी कर्व सरफेस पे भी आप नॉर्मल मार्क कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्ट्रेट पाथ के लिए होता है, कर्व में भी हम इसे मार्क करेंगे। ठीक है। और जब भी लाइट रे नॉर्मल से एंटर करती है तो वो स्ट्रेट जाती है, जैसे अभी आपको नजर आ रही है लाइट रे, तो वो स्ट्रेट है। अब बाकी इसमें पूरा आप एक्सपेरिमेंट देख लो, फिर बाकी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एंगल्स की मार्किंग भी की हुई है, ताकि आप एंगल को भी कंपेयर कर सको। अभी आप एंगल इंक्रीज करते रहो और लाइट बेंड होती रहेगी। ठीक है। और इसमें आप एक और पॉइंट भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जो हमने कल डिस्कस किया था। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, अगर लाइट रे डेंस से रेयर मीडियम में जाती है, तो एंगल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब ये ग्लास डेंस मीडियम है, वो यहाँ से एयर में जा रही है, तो इसका एंगल इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। एंगल इंक्रीज होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी एंगल ऑलमोस्ट 20 पर है, मतलब 19 है, ऑलमोस्ट 20 है। और यहाँ पर आप देखो एंगल ऑलमोस्ट 30 पर चला गया। तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है। तो इससे आपको ये चीज़ भी कंफर्म हो गई, जो हमने डिस्कस की थी, कि जब लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस से ग्रेटर आएगा। वो यहाँ भी आप देख सकते हो कि उसने 20 से एंटर किया और वो 30 से ऑलमोस्ट रिफ्रैक्ट कर रही है। ठीक है। अब इसी बेसिस को यूज करते हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनाया गया। अब आप एंगल इंक्रीज करते रहो। आप 20 पर आए, फिर यहाँ से 30 की तरफ जाओगे। अच्छा, एक पॉइंट पर आकर, अच्छा हर मटेरियल में अलग अलग होगा, क्योंकि सबका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो सब मटेरियल्स अपने हिसाब से लाइट को बेंड करेंगे। कोई कम कोई ज्यादा करेगा जरूर। तो एक स्पेसिफिक एंगल पर आकर आपको यहाँ पर कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट होती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है। मतलब 30-20% लाइट का रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, और मेजर पार्ट लाइट का अभी भी रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये पैटर्न आपको नजर आना शुरू हो जाएगा उसमें। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है इससे भी। हालांकि ट्रांसपेरेंट है, तो हम यही सोचते आते हैं कि ट्रांसपेरेंट में से तो लाइट पास हो जाएगी, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड हो रही है, और बेंड होने की वजह से इसमें रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है। अभी देखो यहाँ पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि कुछ डायग्राम में वो पार्शियली रिफ्लेक्ट भी दिखाते हैं। ठीक है। तो इसलिए उसका भी आपको पता होना चाहिए कि ये रिफ्लेक्शन इसमें होती भी है पार्शियली या नहीं। अब आप इसे इंक्रीज करते रहो, तो एक टाइम आपके पास ऐसा आएगा कि लाइट सिर्फ 90 डिग्री पर बेंड हो रही होगी। ठीक है। अभी तो खैर एक्सपेरिमेंट में सराउंडिंग की लाइट भी आ रही है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में आपको एंगल्स दिखाने, तो सिर्फ ये लाइट नहीं है, इसके अलावा भी लाइट ऑन है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो, लाइट अभी ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर बेंड होने वाली है। ठीक है। और ये वाली लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसका रेशियो बढ़ता जा रहा है। ये ब्राइट होती जा रही है, वो डिम होती जा रही है। ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि लाइट ने एंटर किया, और वो बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से अगर आप देखो, तो वो 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? पहले वो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होती रहेगी, फिर एक एंगल पर आकर लाइट 90 डिग्री पर बेंड होगी। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको हम क्लियरली पॉइंट्स में भी लिखेंगे, इनके स्पेसिफिक नाम होते हैं। और फिर आप एंगल को और इंक्रीज कर दो, तो अब आप देखोगे लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रही है, अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रही यहाँ पर। अब यहाँ पर आकर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होगा, कि जिस एंगल से लाइट एंटर हो रही है उसी से रिफ्लेक्ट हो रही है। और अब आप इसको बढ़ाते जाओ, ये रिफ्लेक्ट ही करेगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है यहाँ। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट। और इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसीलिए कहते हैं, इंटरनल का वर्ड इसलिए आता है कि जिस मटेरियल में थी लाइट उसी में रिफ्लेक्ट हो गई, तो इंटरनली इसलिए यूज किया जाता है। और टोटल का मतलब ये कि कंप्लीट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, पहले कुछ जगह पार्शियली हो रही थी, लेकिन हम यूज करते हैं टोटल को, कि टोटल लाइट जब रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो पार्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होगा। अब ये वाली एप्लीकेशन जो है वो आपको इंटरनेट केबल्स में मिलेगी। ठीक है, मतलब इंटरनेट केबल्स जो ऑप्टिकल फाइबर्स अब आ रही हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स में यही होता है कि उसमें लाइट को यूज किया जाता है। अब आप यहाँ पर भी देखो, इस तरह के आपको एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे, कि जिसमें आप देख सकते हो लाइट जो है वो उसी मीडियम के थ्रू बस रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि केबल जब हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, तो वो ऐसा नहीं, वो स्ट्रेट होती है। अब आप यहाँ पर देखो, लेजर लाइट यहाँ से स्ट्रेट आ रही थी और वो लिक्विड मीडियम में थी, तो वो एक डेंस मीडियम है। अब वो वाटर मीडियम जहां जहां है, लाइट उसी के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर पास हो रही है। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन है ना, वो इस तरह से इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, वो जिगजैग पैटर्न में, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें ये रिफ्लेक्शन चलता रहेगा। इस तरह के आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इजीली मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम तो जाहिर सी बात है ऑन पेपर कर रहे होंगे, तो हमें उसके कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है। और इसमें आप देखोगे तो और भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी क्लियरली। अब यहाँ पर ये लैंप आप देख रहे होगे, ये भी हमने कॉमनली यूज किया हुआ होता है। अब इसमें भी जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रही है। इसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर आइडिया मिल जाएगा रिफ्लेक्शन का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइट प्रॉपर रिफ्लेक्ट हो रही है। हाँ, एंगल चेंज करते रहोगे तो बस एंगल चेंज हो जाएगा, बाकी लाइट रिफ्लेक्ट यहाँ पर होगी एक स्पेसिफिक एंगल के बाद। और अगर आप इसमें कर्व जो ग्लास है उसमें आप देखो, तो उसमें भी आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगी। अब जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, उसका भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप इसे राउंड या किसी कर्व मीडियम में देखो, तो उसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, इसके बिल्कुल जो हेड है वहां पे इतनी ब्राइट लाइट आ रही है, यानी वो रिफ्लेक्ट होकर वहां तक पहुंच रही है। इसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर में भी आप ट्राई कर सकते हो। अब ये एक बिल्कुल सिंपल केबल है ऑप्टिकल, इसमें भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर इससे इजीली पास हो रही है। क्योंकि लाइट जो है वो काफ़ी फास्ट ट्रैवल करती है, उससे फास्ट हम किसी चीज़ को अपने कॉन्सेप्ट्स में जो डिस्कस करते हैं, उससे हमारे पास फास्ट कोई मटेरियल इस तरह का नहीं है जिसे हम यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए हम लाइट को अगर यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उससे ट्रांसमिशन भी फास्ट हो जाता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको दो कंडीशंस याद रखनी है। अब इसमें पहली कंडीशन ये होती है, अच्छा ये कंडीशंस कभी कभार एज इट इज़ आपको लिखने के लिए भी मिलती हैं एग्जाम में, तो वो दो कंडीशंस है, 2 मार्क्स के लिए आएंगी। ठीक है, और कभी कभी इनडायरेक्टली इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो पहली कंडीशन आप इसमें ये लिखोगे, नंबर 1, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम
डेंस टू रेयर मीडियम। क्योंकि जब डेंस से रेयर में जाती है ना तो एंगल आपने देखा था इंक्रीज हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें एंगल इंक्रीज करना पड़ता है ताकि लाइट एंगल इंक्रीज करके रिफ्लेक्ट हो सके। तो जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करो तो वो डेंस से रेयर में होगा। जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, उसमें जो मटेरियल है वो डेंस है और वो बाहर आएगा एयर में तो वो रेयर मीडियम हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन जो है इसमें, वो ये होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल को डिस्कस करना है क्योंकि हमने डायग्राम तो देख ली, एंगल्स भी देख लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन का हमें पता है। अब क्रिटिकल एंगल इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है और वो सिर्फ आपको इसी में मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, इसके अलावा नहीं मिलेगा। अब क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम लाइट की ऑब्जर्वेशन देख रहे थे एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें एक पॉइंट पर आकर लाइट 90 डिग्री पर बेंड हुई थी। ठीक है। तो वो पार्ट वहां पर इसलिए ऑब्जर्व किया था क्योंकि वो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब आप उसको डायग्राम में अगर शो करते हो, एक पार्ट में हम नॉर्मल रिफ्रैक्शन बनाएंगे। अब तीनों में पहले नॉर्मल मार्क कर लेते हैं। अब लाइट रे एंटर कर रही है किसी भी एक स्पेसिफिक एंगल पर। यहाँ एंगल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और फिर और इंक्रीज कर देंगे। और ऊपर वाला जो मीडियम है वो ग्लास मीडियम है तीनों में। तो डेंस मीडियम हमने ऊपर रखा है। और सॉरी, लाइट नीचे से एंटर हो रही है ना, तो ग्लास मीडियम हम यहाँ रखेंगे। और ऊपर वाला मीडियम जो है वो एयर है, ताकि डेंस से रेयर में जा सके लाइट। अब ये नॉर्मल आ जाएगा, ये भी नॉर्मल आ जाएगा, ये भी नॉर्मल आ जाएगा। और लाइट जो है वो एंटर कर रही है। ठीक है। अब ये तीन डिफरेंट सिनेरियोज है, वन बाय वन ये होगा। ठीक है। अब सबसे पहले हमने लाइट को एक स्पेसिफिक एंगल पर रखा। तो एंगल जो इंसिडेंस का था उससे इंक्रीज करके आप लाइट को रिफ्रैक्ट करके दिखा दोगे। फिर जब आप और एंगल को बढ़ाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइट जो है वो 90 डिग्री पर बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा आपने देखा था पार्शियली रिफ्लेक्ट भी हो रही थी, तो हम वो पार्शियली भी ड्रॉ कर सकते हैं कि पार्शियली जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। और फिर एक एंगल ऐसा आएगा कि जिसपे लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, वो एंगल की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो 30 डिग्री पर आ जाए, 40 पर आ जाए, 17 पर आ जाए, किसी पर भी आ सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रही थी बस। और सेकंड पार्ट में आपने देखा कि लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट भी हो रही है और रिफ्रैक्ट भी हो रही है। फिर एक एंगल आपको ऐसा मिला कि जिसपे लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई बेंडिंग नहीं हो रही, कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रही है। और यहां पर आप देखो लाइट 90 डिग्री पर बेंड हो गई। ठीक है। अब ये तीन डिफरेंट सिनेरियोज हैं। ये वाला नंबर वन हो गया, ये नंबर टू, और ये नंबर थ्री। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त लेजर लाइट एक तो हमने इसलिए यूज की कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है। इसका एक और रीजन भी था। अगर आप वाइट लाइट यूज करते
तो व्हाइट लाइट में टोटल कितने कलर्स होते हैं? व्हाइट लाइट में टोटल आपको पता है 7 कलर्स होते हैं, जो रेनबो कलर सीक्वेंस होता है। तो व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में ब्रेक होती है। तो एक सिंगल कलर करने का एक और भी यहाँ पर लॉजिक था कि अगर आप इसमें व्हाइट लाइट यूज करते ना तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती। तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये आता कि लाइट तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, तो अब हम किसकी मेजरमेंट करें? हमने तो व्हाइट लाइट से शुरू कर लिया था। ठीक है। तो व्हाइट लाइट यूज करने का एक और भी यहाँ पर रीजन था ना यूज करने का। वो ये कि हम यूज करते हैं इसमें मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनो का मतलब आपको पता है, सिंगल के लिए यूज किया जाता है वर्ड। और लेजर लाइट यूज करने का मतलब हम मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज कर रहे हैं। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब ये हुआ कि लाइट, जो भी लाइट रे आप यूज कर रहे हो, जिसका कलर सिंगल हो। ठीक है, ये तो हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं। अब क्योंकि आपने क्वांटिटीज के बारे में भी पढ़ा है, तो सिंगल कलर की जगह पर आप क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी। यानी जिसकी एक ही फ्रीक्वेंसी हो। क्योंकि 7 कलर्स होंगे तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। या अगर आपने फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा तो आप वेवलेंथ भी लिख सकते हो। क्योंकि अगर वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। ठीक है। तो अगर ग्रीन लाइट यूज कर रहे हो तो आप ग्रीन लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लोगे, अगर आपने रेड लाइट यूज की तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी। इस तरह से। तो इसमें मोनोक्रोमैटिक का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी बस डेफिनेशन पूछी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें कोई डिटेल नहीं होगी। और रीज़न आपको पहले बता दिया, क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, वो अंदर जाके 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती, तो फिर तो वो एक स्पेक्ट्रम सा बन जाता। अब ये जो 1, 2 और 3 वाला केस है, 1 वाला केस तो सिंपल है। उसमें तो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, सिंपल, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया। जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन है। लेकिन ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये डिफरेंट है, ये सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको मिलेगा। और सेकंड पार्ट के लिए हम नाम यूज करते हैं, जो इसमें एंगल होगा नंबर 2 डायग्राम में, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब वो जो क्रिटिकल एंगल हमने ऊपर भी लिखा था, क्रिटिकल एंगल का मतलब ये होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में आके हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं। एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट रिफ्रैक्ट्स एट 90 डिग्री। ठीक है। तो ऐसा एंगल कि जिसपे लाइट 90 डिग्री पर बेंड हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल बोलोगे। ठीक है। जैसे आपने वीडियो में देखा था, तो उसमें अराउंड 40 डिग्री पर वो लाइट 90 डिग्री पर बेंड हो रही थी। तो 40 जो है इसका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी लाइट एक स्पेसिफिक एंगल पर जो है वो 90 डिग्री पर बेंड हुई। अब ये एंगल कोई भी हो सकता है, इसके लिए कोई एक फिक्स वैल्यू हमेशा नहीं होगी। मटेरियल के हिसाब से होगी। जो लाइट को ज्यादा बेंड करता है, तो वो जल्दी क्रिटिकल एंगल पर पहुंचेगा, क्योंकि वो लाइट को बेंड ज्यादा तेजी से कर रहा है। जो लाइट को बहुत स्लो बेंड करता है, तो उसका क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा, क्योंकि लाइट बहुत देर से जाके 90 डिग्री पर बेंड होगी। ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें आप ये लिख सकते हो एक पॉइंट, मटेरियल स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर किसी का स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब वो लाइट को कम बेंड कर सकता है। ठीक है।
लार्ज क्रिटिकल एंगल। क्योंकि अगर वो लाइट को बहुत स्लो बेंड कर रहा है तो उसको बहुत टाइम लगेगा, यानी ज्यादा एंगल पर जाकर वो लाइट को 90 डिग्री पर बेंड करेगा, तो उसका क्रिटिकल एंगल बड़ा ही होगा। ठीक है। और अगर किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, तो वो तो लाइट को पहले ही ज्यादा एंगल से बेंड कर रहा होगा इजीली, तो उसका क्रिटिकल एंगल आपको बहुत शॉर्ट एंगल पर ही जल्दी मिल जाएगा। स्मॉल क्रिटिकल एंगल। और इनका एक लिंक भी है, एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो इनको लिंक भी करता है। और वो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1/साइन सी। सी मतलब क्रिटिकल एंगल। सी जो वर्ड यहाँ पर हम यूज करें, ये क्रिटिकल एंगल के लिए है। तो इसका मतलब है क्रिटिकल एंगल आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो, ताकि अगर कोई डाउट है तो वो अभी क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा एंगल्स का मिक्सअप हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको स्लो डिस्कस किया है। क्योंकि ये इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं समझ आया तो फिर इसको रिव्यू पूरा करना पड़ता है दोबारा से, कि हमने कहाँ पर कौन सी बात की थी। तो ये आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आइडिया होता है। और यूज़ आपने इसका देखा भी किस तरह से आप कर सकते हो। एक तो ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मेडिकल फील्ड में भी हम इसे यूज़ करते हैं, जिस प्रोसेस को एंडोस्कोपी कहा जाता है। ठीक है। पहले इसके बारे में सिलेबस में पूरी डिटेल थी, इसका पूरा प्रोसेस लिखते थे। लेकिन अब हम नहीं लिख रहे होते, क्योंकि वो हमारे पास अब सिलेबस में उतना डिटेल नहीं है, क्योंकि बस वो कॉपी पेस्ट प्रोसेस लिखना होता है आपने उसका। तो एक तो हम ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट केबल्स वगैरह जिसे हम कहते हैं। दूसरा, आप इसे एंडोस्कोपी में यूज़ करते हो। एंडोस्कोपी को भी आप सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा, सिंपल सा प्रोसेस होता है कि अगर किसी इंटरनल ऑर्गन को बॉडी के ऑब्जर्व करना हो डायरेक्टली, मतलब एक्सरे, और उसमें आप नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो उसे क्लियरली, तो आप उसे इंटरनली ऑब्जर्व करना चाह रहे हो डायरेक्ट, कि एग्जैक्टली कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें फिर वो एक बहुत थिन सा पाइप होता है, ठीक है, जिसके आगे कैमरा कनेक्टेड होता है, लाइट होती है, और वो नोज माउथ एयर्स इससे पास किया जाता है बॉडी में। ठीक है। और फिर उसके थ्रू वो डायरेक्ट उसकी पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनल ऑर्गन की, कि जिसको वो डायग्नोस करना चाह रहे हैं या जिसका ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं। तो वो एंडोस्कोपी का प्रोसेस होता है। ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देखोगे, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्रिटिकल एंगल की भी बात हो रही है। लाइट passes from air into glass of refractive index 1.5. What is the angle of refraction in the glass and what is the critical angle? ठीक है। अच्छा, अभी लाइट जो है वो एंटर हो रही है एयर से ग्लास में, तो पहले तो रिफ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास जो है वो कितना गिवन है? 57। नॉर्मल के साथ लेना हमेशा आपने, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एंगल गिवन होता तो उसे कंसिडर नहीं करना। ठीक है, वो सरफेस के साथ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में वो ऐसा करते हैं कि वो सरफेस के साथ एंगल देते हैं।
आपने नॉर्मल के साथ एंगल को नोट करना है और रिफ्रैक्शन के लिए भी नॉर्मल वाला एंगल ही कंसिडर करना है। तो सबसे पहले तो आप इसमें बेसिक फार्मूला यूज करोगे, एन इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे देखो 57 रिफ्रैक्शन से बड़ा है, आप ड्रॉ करके कंपेयर कर सकते हो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 57 और रिफ्रैक्शन जो है वो अननोन है, तो आप इसे यहाँ शिफ्ट कर दोगे और एन की वैल्यू यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगी। 1.5। पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्योंकि कभी कभी साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम एक साथ इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं, तो उससे आंसर जल्दी में गलत हो जाता है, ब्रैकेट्स नहीं लगाते जब हम। तो साइन 57 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये हो जाएगा साइन आर इज इक्वल्स टू 0 राउंड ऑफ अगर करते हैं तो 0.6 ही बन रहा है। अब इसके बाद एक स्टेप इसमें और करोगे, वो ये होगा कि साइन दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो ये इसके सारे स्टेप्स इस तरह से होंगे, क्योंकि साइन कॉस को विदाउट एंगल डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता, न्यूमरेटर में लिखते हैं इनवर्स के साथ। तो ये हो जाएगा शिफ्ट साइन। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करो, फिर साइन का बटन प्रेस करो, तो साइन इनवर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो कैलकुलेटर से करने के लिए आपने बस ये इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आपके पास एंगल आ रहा है 36.8, और आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हो, 37 तक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 38 है, क्योंकि डेसिमल्स की सारी वैल्यूज को आप जब सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में रख के, तो फिर आपके पास 38 तक आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने तो यहाँ 0.6 किया ना, राउंड ऑफ कर दिया जो उसका आंसर आ रहा था। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो आपके पास 38 है। अब दूसरा ऑप्शन रह गया क्रिटिकल एंगल का, कि क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। अब क्रिटिकल एंगल का इससे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि उसका एक अपना ही फॉर्मूला भी हमने लिखा है, एन इज इक्वल्स टू 1/sin c। तो अब क्रिटिकल एंगल के लिए भी आप यही करोगे, इसे वहां शिफ्ट कर दोगे, एन वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1.5, फिर उसका इन्वर्स कर दोगे, तो आपको क्रिटिकल एंगल का भी आंसर मिल जाएगा। अच्छा, 37 को 38 इसलिए किया है क्योंकि आपके पास अभी ऑप्शंस हैं। अभी तो आप एमसीक्यू कर रहे हो ना, थ्योरी में तो ये होता है जो आपके पास आंसर आ रहा है आप उसे राउंड ऑफ कर देते हो। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये जो 0.6 है, अगर आप इसकी पूरी डेसिमल वैल्यू लिखोगे ना, जैसे कैलकुलेटर में तो पूरी वैल्यू आती है, तो कैलकुलेटर से तो हम पूरी वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आप साइन 57 को डिवाइड करते हो 1.5 से, तो वो 0.559 इस तरह से आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसका साइन इनवर्स फाइंड आउट करते हो। अच्छा, 1 मिनट, 34 आ रहा है, सही है। 0.559, इसको आप सेट कर लो, इसको 0.59 ही रहने दो, क्योंकि इससे आंसर में बहुत चेंज आ रहा है, तो इसे हम 0.559 ही रहने देते हैं। तो अब आपका आंसर जो है वो 33.9 आ रहा है, और ये हो जाएगा 34 तक। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में जितने भी डेसिमल प्लेसेस है ना, कैलकुलेशन में सारी वही आप यूज़ किया करो, कैलकुलेटर में तो ऑलरेडी आपके पास आंसर आ जाता है, यहाँ पर हम इतना डिटेल डेसिमल्स नहीं लिखते। तो ये हमारे पास 34 बन रहा है, तो 38 को हम क्रॉस कर देते हैं, और इसका जो आंसर आ रहा है दूसरे वाले का,
ये आ रहा है 41.8। और ये राउंड ऑफ 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो शिफ्ट वाला पार्ट है, ये कैलकुलेटर के लिए। अगर कैलकुलेटर में आपने साइन इनवर्स कैलकुलेट करना हो उसके लिए, क्योंकि हो सकता है किसी ने नहीं ट्राई किया हो, तो वो ये यूज़ करेगा इस तरह से। अच्छा, ये 0.559 इस तरह से आया है कि ये जो दो वैल्यूज़ है ना, इनको आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करो। इन दोनों को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे। साइन 59 लिखो आप, उसका एक आंसर आ जाएगा, उसको डिवाइड कर दो 1.5 से, तो ये आंसर आएगा। ठीक है। फिर ये जो साइन है ना, साइन को हमने दूसरे एंड पर शिफ्ट करना है। अब साइन यहाँ पर आर के साथ मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी साइड पर आकर वो डिवाइड में आएगा। लेकिन साइन कॉस टेन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, इनको हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। मतलब ये इस तरह से बनता, अगर आप इसको देखो ओरिजिनली, 0.559 डिवाइडेड बाय साइन। तो साइन कॉस टेन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनको विदाउट एंगल हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। तो उसको हम अगर न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो इस पे इन्वर्स आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं ना मीटर पर सेकंड, तो सेकंड को हम ऊपर लिख देते हैं -1 के साथ। तो यहाँ पर भी वही स्टेप करना है आपने। ठीक है। और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के लिए फिर आप शिफ्ट साइन प्रेस करो, तो वो ऑटोमेटिक आपको साइन इनवर्स लिखा हुआ कैलकुलेटर में मिल जाएगा। और बस उसके बाद आपने ये वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो फिर उसके बाद फाइनल आंसर भी आ जाएगा। ठीक है। और कोई इसमें क्वेश्चन? और उसके लिए तो एक अपना ही फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का, तो उसका भी सेपरेट इसी तरह से होगा, लेकिन उसमें भी साइन इनवर्स के लिए आपको दूसरी साइड पर उसे शिफ्ट करके ही सेम उसी तरह से कैलकुलेशन होगी। ठीक है। ओके। अच्छा, इंडिविजुअल कैलकुलेशंस तो आप इजीली इस तरह से कर लोगे। ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब मिक्स करके वो आपको देते हैं, और फिर उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया, फिर उसका यूज किसी थर्ड फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन के आ रहा होता है, तो फिर उसमें अक्सर हम भूल जाते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू कहाँ से यूज करनी है। और जैसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। नंबर 4, रेड लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है और स्पीड भी गिवन है। तो सबसे पहले तो आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो पहला पार्ट तो आपके पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स वाले फॉर्मूला से हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल्स टू v ओवर एफ। तो इसकी जब कैलकुलेशन करोगे आप, तो वैसे इसका आंसर डेसिमल्स में आ रहा होगा कुछ इस तरह से। और आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे 6.3। ये इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। अब इसके पार्ट, दूसरे पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट तो कैलकुलेशन का है, सिंपल। अब बी पार्ट में लिखा हुआ है कि एक नैरो बीम रेड लाइट की है स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अ पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एज इट एंटर्स द ब्लॉक। तो ब्लॉक में जब वो लाइट एंटर करेगी,
तो उसमें क्या चेंजेस होंगी स्पीड फ्रीक्वेंसी और उसमें, ये आपने बताना है। अब ये वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया, जब आप रेयर से डेंस में लाइट को लेकर जाते हो तो रेयर से डेंस में जाने के बाद क्या चेंजेस आती हैं। स्पीड डिक्रीज होती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे, लाइट का सोर्स। अभी उन्होंने जैसे कहा ना, ऊपर भी रेड लाइट थी, अभी भी रेड लाइट है, तो सोर्स चेंज नहीं हो रहा, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी डेंस मीडियम में आके, और वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। और फिर उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा है। जो एंगल्स गिवन है उनको यूज करते हुए आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है, रिफ्रैक्शन भी है। और अगेन वही फॉर्मूला वाली बात कि अगर आपको नहीं भी याद रहे कि आई को ऊपर रखना था या आर को न्यूमरेटर में रखना था, जो एंगल ग्रेटर है उसे न्यूमरेटर में रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एन इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर। 45 और 30। 1.4। कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये बस एक रेशियो है। ऊपर भी एंगल है, नीचे भी, तो वो कैंसिल आउट कर देते, तो इसलिए इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं बनेगा। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट। अब उन्होंने लिखा है द लाइट कंटिन्यूस along the path shown in figure 4.1 until it strikes the bottom surface of the block. Light then emerges into the air. Draw on figure 4.1 to show the path taken by the light until it strikes the bottom surface and the path of the light that emerges into the air. अब आपने इसकी बाकी डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो अब देखते हैं कि कितना बनेगा वो। अब लाइट रे जब यहाँ पर आकर स्ट्राइक करेगी, तो सबसे पहले तो आप नॉर्मल मार्क कर लो। और आप एंगल भी देख सकते हो। ये अब इसका नया एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह काम करेगा। ठीक है। और ये एंगल 30 था, तो ये एंगल भी 30 होगा। तो लाइट 30 एंगल से एंटर करेगी। अब जब वो एयर में जा रही है, तो एयर में जाने का मतलब है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये इसकी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि लाइट के जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो आप, तो प्रोटेक्टर और कंपास आप ले जाना याद से, ताकि उसमें आपको इस तरह की ड्राइंग्स में आसानी हो जाती है। वरना आप एस्टिमेटेड तो बना सकते हो, लेकिन कभी कभी आपको एंगल मेजर करने के लिए भी मिल सकता है, तो उसके लिए फिर आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए। उससे होगा कि आपके लिए भी इजी हो जाता है रेफरेंस करना और ड्रॉ करना भी। अब ये पूरा रिलेटेड इसी से क्वेश्चन था, और इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल भी नहीं था, 10 मार्क्स का। 23 के पेपर में आया है, तो पुराने सिलेबस से भी नहीं है बहुत। और उसके अलावा आप इसमें क्वेश्चंस देखो अगर, ये भी लेंस है। अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है, तो 30 डिग्री आपको पता है कि एस्टिमेटेड कितना होता है, तो आप उससे बड़ा बना दो।
ठीक है, कम ज्यादा का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं था कि स्पेसिफिक एंगल ही बनाओ आप। ठीक है। और इसके अलावा आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है। फिगर 3.1 shows light entering a transparent block. The light enters the block at an angle theta to the normal and travels through the block until it meets the bottom surface. The angle between the ray in the block and vertical side of the block is phi. तो दो एंगल्स के उन्होंने नाम दे दिया आपको। लाइट ट्रेवल्स मोर स्लोली इन ब्लॉक देन इन एयर। तो अब वो बता रहे हैं, एक्सप्लेन हाउ फिगर 3.1 शोज दिस। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि लाइट ने एंटर किया ग्लास मीडियम को, और एंटर करने के बाद उसका एंगल आप देखो। ठीक है। अब अगेन आपको तो पता है वैसे भी कि लाइट जब एयर से ग्लास में आएगी तो उसका एंगल इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये वाला एंगल जो है वो फाई है, ये वाला रिफ्रैक्शन होगा। तो जब लाइट एयर से ग्लास में आएगी तो उसका एंगल डिक्रीज होगा, और अगर ग्लास से एयर में जाती तो एंगल इंक्रीज होता। तो यहाँ पर डायग्राम देखकर बस आप इसी रेफरेंस से बता सकते हो कि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। और कोई डायग्राम में ऐसी हिंट नहीं होती जिसकी हेल्प से आप ये बता सको कि इसकी स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी। जब हम रिफ्रैक्शन लिख रहे थे तो हमने रिफ्रैक्शन में यही बातें लिखी थी सारी, कि जब रेयर से डेंस में आती है तो स्पीड डिक्रीज होती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, और उसका एंगल जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। ठीक है। तो यही बात आप यहाँ पर भी बता सकते हो कि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे कम हो रहा है, तो स्पीड और वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी। तो आप यहाँ पर लिखोगे लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीजेस स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑल्सो डिक्रीजेस। और ये वाली बात खैर उन्होंने अलग से भी पूछ ली। तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और बी पार्ट में है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज 1.6, थीटा एंगल 45 है, और आपने ये फाई एंगल इसमें कैलकुलेट करना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास गिवन था, जो कि अभी इन्होंने 45 आपको बताया है। ठीक है, तो ये 45 है यहाँ पर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने आपको बता दिया 1.6। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, n इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर। तो पहले इसमें आर को कैलकुलेट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, आर इज इक्वल्स टू, फिर से वही साइन इनवर्स हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। 0.441
अब इसका साइन इनवर्स आप कैलकुलेट कर लो। 26। अच्छा, अभी ये आंसर जो है ना, ये 26 डिग्रीज, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया है, क्योंकि हमने डायग्राम में रिफ्रैक्शन मार्क किया था, तो अभी आपने ये वाला एंगल कैलकुलेट किया है और आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनता है। तो अगर आपने ये फाई एंगल फाइंड आउट करना है, तो 90 में से 26 को माइनस करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे फाई एंगल के बारे में पूछा है। 90 माइनस 26, तो 64 डिग्रीज जो है वो उस फाई का आंसर होगा जो उन्होंने डायग्राम में ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं और हमारे माइंड में यही चल रहा होता है कि हमने सिर्फ यही कैलकुलेट करना है, जबकि ऐसा नहीं होता। कभी कभार कल एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें भी एक क्वेश्चन इसी तरह का दिया था उन्होंने। तो बस इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कैलकुलेशन वही रहेगी। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास इसमें इंक्लूड होंगे, और बस आपने उसमें डायग्राम को देखना है। फैक्टर्स आपके पास यही यूज़ होते हैं, वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है। क्रिटिकल एंगल आपने देखा, उसका फॉर्मूला होता है, उसी से कैलकुलेशन कर लेते हैं हम एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्टर यूज़ करना पड़े। ठीक है, वो बस इसलिए होता है कि कभी कभार ड्रॉ करने में आपको उससे हेल्प मिल जाती है, आसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी लिखा हुआ है ना, नॉट टू स्केल, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आप इससे कर भी नहीं सकते। और इसके सर बाद अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट्स ले सकते हैं इनसे? नहीं, इसमें उन्होंने नॉट टू स्केल लिखा है ना, तो आप अपने रेफरेंस के लिए कंसिडर कर लो, क्योंकि वैसे तो डिफरेंस आपको दिख रहा है क्लियरली कि कम है, लेकिन किसी कैलकुलेशन से लिंक नहीं करना उसे। वैसे रेफरेंस लेके आप ये बता सकते हो कि एंगल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अदरवाइज आप इसको अपनी कैलकुलेशन से लिंक नहीं करना, क्योंकि उसमें आंसर जो होगा वो इससे डिफरेंट काफ़ी हो भी सकता है। हो सकता है अप्रोक्सीमेट क्लोज क्लोज हो, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है नॉट टू स्केल। अब इसके अलावा इस चैप्टर में जो है वो लेंस का एक टॉपिक ऐसा है कि जो इम्पोर्टेंट है बहुत, जिसके क्वेश्चंस अभी आपने देखे, बीच में भी लेंस के क्वेश्चंस गए। तो वो कंप्लीट हो जाएगा लेंस का नेक्स्ट टाइम जब वो स्टार्ट करेंगे। तो फिर आप ये समझो कि आपका लाइट जो है वो 90% कवर हो जाएगा, क्योंकि पास पेपर्स के क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड आ रहे होते हैं। फिर इसमें बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रह जाएगा और साउंड रह जाएगा। तो फिर जो वेटेज होता है साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वो कम ही होता है, क्योंकि वो भी एक दो पार्ट क्वेश्चन में थ्योरी के मिक्स करके आते हैं, क्योंकि उसमें लर्निंग बेस्ड है, उसमें कैलकुलेशंस नहीं होती इतनी जितनी इसमें होगी। ठीक है।